हिंदी काव्य जगत में रीतिकाल का समय अद्भुत समय रहा है। इस काल में प्रेम और श्रृंगार की जो रचनाएं हुई हैं वह हिंदी काव्य साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। रीतिकाल में एक कवि पद्माकर हुए हैं जिन्होंने अपनी अद्भुत रचनाओं के माध्यम से रीतिकाल में अपना सर्वोच्च स्थान बनाया है। सन 1753 ईस्वी में पद्माकर का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ। इनके पिता का नाम मोहनलाल भट्ट था। आप तेलंग ब्राह्मण थे। इनके परिवार में सभी लोग कविताएं लिखते थे। बाद में बांदा को छोड़ पद्माकर के पिता सागर में बस गए। पद्माकर के पिता मोहनलाल भट्ट और उनके परिवार के जितने भी सदस्य थे सभी काव्य रचनाएं करते थे, इसलिए इनके परिवार को कवीश्वर कहा जाता था। 9 वर्ष की आयु में ही पद्माकर कविता रचने लगे थे। कविता रचने की अद्भुत शक्ति कवि पद्माकर को उनके पारिवारिक परिवेश से प्राप्त हुई थी और उन्होंने अपनी अल्प आयु से ही कविता रचना प्रारंभ कर दी थी। कालांतर से उन्होंने अनेक काव्य रचनाएं की जिनका विवरण वर्णन हम यहाँ प्रस्तुत करेंगे, लेकिन जब वे वृद्धावस्था को प्राप्त हुए थे तब करीब 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने गंगा लहरी नाम की रचना की और 1833 ईस्वी में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। इस प्रकार कवि पद्माकर का संक्षिप्त जीवन हमारे सामने आता है। अब हम कवि पद्माकर की उन काव्य रचनाओं को देखेंगे। साथ ही कवि पद्माकर को जो राजाश्रय प्राप्त हुए थे उन राजाश्रयों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। कवि पद्माकर सर्वप्रथम बूंदी घराने में राजाश्रय को प्राप्त हुए। उन्होंने बूंदी घराने का राजाश्रय प्राप्त किया और वहाँ उन्होंने अनेक रचनाएं प्रतिपादित की। बाद में कवि पद्माकर कोटा परिवार से जुड़े और कोटा के महाराजा ने उन्हें कई गांव भेंट स्वरूप प्रदान किए। उसके बाद आप जयपुर के महाराजा के संपर्क में आए, वहाँ का राजाश्रय उन्होंने प्राप्त किया और जयपुर के महाराजा ने आपको गौरव प्रदान किया। कवि पद्माकर को अनेक राजाओं का राजाश्रय प्राप्त हुआ था। सर्वप्रथम वे बूंदी के महाराज के संपर्क में आए और बूंदी के महाराज के राजाश्रय में रहते हुए उन्होंने काव्य रचना की। बाद में कवि पद्माकर पन्ना के महाराजा के संपर्क में आए और पन्ना के महाराजा ने उनकी काव्य रचनाओं से प्रसन्न होकर के उनको अनेक गांव भेंट स्वरूप प्रदान किए।
इसके बाद आप जयपुर के महाराजा के संपर्क में आए और जयपुर के महाराज ने कवि पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार पद्माकर राज्य के आश्रित रहते हुए अपनी रचनाएं करते रहे और उनकी अनेक रचनाएं आज बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी सारगर्भित मानी जाती है। उन्होंने प्रकृति को निरूपित करके भी रचनाएं की है और प्रेम तथा श्रृंगार की अनेक रचनाओं से अपने काव्य को श्रृंगारित किया है। उन्होंने अनेक प्रतापी राजाओं की विरुदावली गाई है। वे विरुदावली जो कि एक राजा की प्रशंसा में लिखी जाती है, वे विरुदावली हिंदी काव्य जगत में अपना अनुपम स्थान रखती है। उनके द्वारा रचित कतिपय विरुदावली इस प्रकार है। कवि पद्माकर द्वारा प्रसिद्ध 3 विरुदावलियाँ हैं, जिनमें हिम्मत बहादुर विरुदावली, प्रताप सिंह विरुदावली और जगत विनोद। ये तीनों विरुदावलियाँ हिंदी काव्य जगत के अंतर्गत अपना अनूठा स्थान रखती है। विरुदावली अर्थात प्रशंसा के गीत रीतिकाल की अपनी विशेषता रही है और इन पारंपरिक विशेषताओं को चित्रित करने में कवि पद्माकर भी पीछे नहीं रहे हैं। उन्होंने नानाविध अलंकारों और नानाविध अनुभूतियों के बल पर इन विरुदावलियों को काव्य में चित्रित किया है। कवि श्री पद्माकर ने विभिन्न विरुदावली के अतिरिक्त भी काव्य रचनाएं की हैं जो उनके कृतित्व को हिंदी साहित्य में अमर बनाती है। उनकी कतिपय प्रमुख रचनाओं के नाम इस प्रकार हैं: हिम्मत बहादुर विरुदावली, जगत विनोद, पद्मा राग, प्रबोध 50सा, राम रसायन, गंगा लहरी, प्रताप सिंह विरुदावली। उपर्युक्त सभी रचनाएं पद्माकर के कृतित्व का परिचय हमको प्रदान करती है। इन रचनाओं में उन्होंने चित्रमयता, सहजता और सरसता के माध्यम से अपने विचार और अपनी अनुभूति को प्रस्तुत किया है। कवि पद्माकर प्रेम और श्रृंगार को लेकर बराबर चले हैं। उन्होंने अपनी श्रृंगारपरक रचनाओं के अंदर सहजता और सरसता को प्रस्तुत किया है। प्रेम प्रसंग के क्षेत्र में उनकी रचनाएं अत्यंत ही प्राणवान होकर के सामने आती है। इसके अतिरिक्त कवि पद्माकर ने षट ऋतुओं का वर्णन भी किया है। कवि पद्माकर द्वारा षट ऋतुओं का वर्णन हिंदी ऋतु वर्णन साहित्य में अपना अनूठा और उच्च स्थान रखती है। उन्होंने 6 ऋतुओं का वर्णन अपने काव्य के अंतर्गत किया है। यहाँ हम वर्षा काल का वर्णन प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने अनुप्रास अलंकार की छटाएं प्रस्तुत की है। हम वर्षा काल के उनके छंद को देखने से पूर्व जान लें कि अनुप्रास अलंकार वह होता है जिसमें
एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। पद्माकर के ऋतु वर्णन के अंदर अनुप्रास अलंकार की अद्भुत छटा हमारे सामने आती है। अगर हम ये कहें कि अनुप्रास अलंकार का अब तक का सबसे अच्छा उदाहरण कोई है तो वह पद्माकर के ऋतु वर्णन में ही मिलता है। जैसा कि मैंने बताया है कि एक ही वर्ण की जब बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार आता है और उसका उदाहरण पद्माकर के षट ऋतु वर्णन में से ही यहाँ दिया जा रहा है कि बनन में बागिनी में बग रयो बसंत है। यहाँ ब वर्ण की बार बार आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार हमारे सामने आता है। तो ये अनुप्रास अलंकार का अद्भुत और सर्वमान्य उदाहरण पद्माकर के छंद के माध्यम से ही हमें प्राप्त होता है। अब जैसा कि कहा गया है, पद्माकर ने अपने षट ऋतुओं का वर्णन किया है और उसमें वर्षा काल का अद्भुत वर्णन है। वर्षा काल में चारों ओर से घटाएं उमड़ घुमड़ रही है, हवाएं बह रही हैं और नायिका का जो हृदय है ऐसे दामिनी के दमकने से, घटाओं के गर्जन से धैर्य खोता जा रहा है। इसका व्यंगम और बहुत अद्भुत किंतु सरस वर्णन पद्माकर ने अपने निम्न छंद में प्रस्तुत किया है। इस छंद को मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। चंचला चला के चहूँ औरन ते चाह भरी, चरजी गई तो फेरी चरजन लागिरी। ओ कहे पद्माकर लवंगन की लौनी लता, लरजी गई तो फेरी लरजन लागिरी। कैसे धरो धीर वीर त्रिविध समीर तन, तरजी गई तो फेरी तरजन लागिरी। ओ घुमड़ी घुमड़ी घटा घन की घनेरी अबे, गरजी गई तो फेरी गरजन लागिरी। इस प्रकार हम उपर्युक्त छंद के माध्यम इस प्रकार हम उपर्युक्त छंद के माध्यम से ये पाते हैं कि पद्माकर के छंदों में एक रागात्मकता है, संगीतात्मकता है, लयात्मकता है। वे अपनी भाषा के बल पर छंद में जिस हिसाब की रवानगी पैदा करते हैं वो बड़ी अद्भुत है। उनके छंद में कवि बिहारी जैसी वाग वेदग्धा है तो कवि मतीराम की भाषा का स्वरूप उनके छंदों में देखा जाता है। इस प्रकार उनकी कथन में जो उक्तियों का टेढ़ापन सामने आता है वह बिहारी की उक्तियों से मेल खाता है और भाषा की जो एक उत्कट अवस्था में देखने को मिलती है वो मतीराम की भाषा से मेल खाती है। इसी कारण से डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने पद्माकर की भाषा के संबंध में लिखा है कि कवि पद्माकर की भाषा में व्याप्त विविधता संत कवि महात्मा तुलसीदास की काव्य में व्याप्त विविधता से अपना साम्य रखती है। इस प्रकार भाषा के माध्यम से कवि पद्माकर तुलसी की भाषा की उच्चता के समकक्ष पहुँचते हैं। यह कवि पद्माकर की भाषा विषयक उनकी भाषा की जो समृद्धता है उसके संदर्भ में प्रकाश डालती है। इस प्रकार कवि पद्माकर जहाँ अपने काव्य में अपनी विविध भाषाओं का या भाषा में वैविध्यता का जो रूप प्रस्तुत करते हैं वह भाषा
हिंदी काव्य जगत में अपना अनुपम उदाहरण रखती है। कवि की काव्य भाषा में जो सहजता है, जो उन्मुक्तता है, वह उन्मुक्तता कवि पद्माकर को कवि बनाने में सहायक सिद्ध होती है। पद्माकर ने अपने काव्य में जो भी संकेत प्रस्तुत किए हैं, वे संकेत भी पृथक भाषा की तरह सामने आते हैं। उनकी भाषा में सहजता सरसता के साथ साथ चित्रात्मकता भी है। चित्रात्मक शैली के माध्यम से उनकी भाषा जहाँ संप्रेषण में अपनी रागात्मकता को लेकर चलती है, वहीं पठन पाठन में उनकी भाषा में उभरते हुए चित्र उनके कथ्य को और भी साधारण बना देते हैं। इस प्रकार कवि पद्माकर की जो काव्य यात्रा है, वह यात्रा विभिन्न विभिन्न विरुदावली से चल कर के प्रकृति के एक छोर पर आकर के हमको खड़ी मिलती है। इस प्रकार उनके काव्य यात्राओं में अनुभूतियाँ हैं, उनकी काव्य यात्राओं के अंतर्गत चित्रात्मकता है, उनकी काव्य यात्राओं में विभिन्न प्रकार के अर्थ हैं, उनकी काव्य यात्राओं में विभिन्न प्रकार के विचार हैं, उनके कथनों में वाग वैदग्धता है और उनके भाषाई स्वरूप के अंतर्गत जो खास किस्म की लोनाई मिलती है, जिसमें उनकी भाषा में संगीतात्मकता आ गई है, यह एक अद्भुत संयोग है जिसकी वजह से उनके कथ्य उनकी भाषा में आकर के और भी प्राणवान और भी जीवंत बन जाते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि कवि पद्माकर रीतिकाल में अपना अद्भुत और अनमोल स्थान रखते हैं। मतीराम और बिहारी के मध्य खड़े मिलते पद्माकर, जहाँ अपने चित्र निरूपण में बिहारी का अनुगमन करते हैं या बिहारी जैसी काव्य प्रतिभा को सामने लाते हैं, वहीं भाषा निरूपण में वे मतीराम का अनुकरण करते हुए हमारे सामने आते हैं। इस प्रकार कवि पद्माकर जहाँ अपनी नानाविध रचनाओं के बल पर रीतिकाल में अपनी सर्वोत्कृष्टता को प्राप्त किए हुए हैं, वहीं ऋतु वर्णन की जो परंपरा हिंदी जगत में रही है, ऋतुओं के विभिन्न रूपों को चित्रण करने का जो चलन हिंदी काव्य जगत में रहा है, उसमें भी पद्माकर अपनी 6 ऋतुओं का वर्णन के माध्यम से अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। उनके काव्य रचना के अंदर लाक्षणिकता, प्रयोगशीलता, अभिव्यंजना शक्ति और विभिन्न प्रकार के अलंकारों के दर्शन हमको मिलते हैं, और साथ ही रागात्मकता भी हमको प्राप्त होती है। इस प्रकार कवि पद्माकर रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवि होकर समस्त हिंदी काव्य साहित्य में भी उनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है।